अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। दो इंतहाई अहम क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए दो व्यूअर्स की तरफ से मौसूल हुए हैं, एक लाहौर से और एक मुल्तान से। पहले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे और अगर आएंगे तो कितने अरसे तक। और दूसरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया कि 6 जजेस के लिखे गए ख़त का मंतकी अंजाम क्या होगा। दोनों बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है और इनका हम लॉजिकल आंसर तलाश करेंगे। Before I proceed my today's video, I would like to request all of you to must subscribe my channel to get easy and instant access to all of my videos. Let's start my viewers. पहले क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, अगर उसको थोड़ा सा हम तब्दील कर लें और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और उसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें तो वो कुछ यूँ होगा कि क्या इमरान खान को जेल से बाहर आने दिया जाएगा। जवाब कुछ यूँ मेरी नाकस समझ में आता है कि मौत है, किसी एक की मौत। बहरहाल किसी एक को मरना ही है, या इमरान खान को या इस बोसीदा जंग आलूद फरसूदा गंदे बदबूदार खूनखार आदमखोर गरीब दुश्मन मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन निज़ाम को। इन दोनों में से किसी को मरना होगा। इस निज़ाम को जिसने सिर्फ कुत्तों को पाला है, जिसने सिर्फ सुअर और भेड़िए पैदा किए हैं, जिसके मुंह को इक़्तिदार का ऐसा खून लगा है जो इन्हें इंसान और इंसानियत से कोसों दूर ले गया है, मौत होगी, यकीनी होगी इमरान खान की, जो इस निज़ाम से टकरा गया है, जिसने ललकार दिया है इसके बेनिफिशरीज़ को। या तो वो खुद पाश पाश हो जाएगा या ये निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है तो समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया के हर फोरम के इल्म में है। और अगर एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ और किसी ऐसे शख्स से भी पूछा जाए कि इमरान खान को क्यों गिरफ़्तार किया गया है तो वो यही कहेगा कि चूँकि ताकतवरों को इससे ख़तरात लाक हो चुके थे तो इसलिए इसे जेल में डाल दिया गया है। और ये बात आपको राज नहीं रही, उसके दुश्मन भी इशारों कनाइयों में इसका एतराफ़ करते हैं। तो भला आप ही बताइए कि जिन्होंने 9 मई का इतना बड़ा स्टेज तैयार किया, जिन्होंने 8 फरवरी से पहले प्री पोल रिगिंग बबांगे दाखिल की, जिन्होंने पोल डे रिगिंग की इंतहा कर दी और फिर भी बात ना बनी, तो पोस्ट पोल रिगिंग के वो रिकॉर्ड कायम किए कि पाकिस्तानी तारीख ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम इस पर शर्मिंदा रहेगी। भला वो इसे इतनी आसानी से बाहर आने देंगे? हम बदकिस्मत कौम है व्यूअर्स, हम सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी किसी मोजज़े के मुंतज़र हैं। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि मौत है मेरी या इस निज़ाम की। अभी पिछले दिनों कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान को जेल में ताकतवरों का मुसारत का पैगाम पहुंचाया तो खान साहब ने उनकी खाली जगह की वाली कर दी, यानी उसके वाली कर दी, और वाज़े कहा कि मैं मर तो सकता हूं लेकिन इसके साथ हाथ नहीं मिला सकता। और वाज़े कहा कि मैं मर तो सकता हूं लेकिन इनके साथ मैं हाथ नहीं मिला सकता। कुछ अर्सा पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ज़रिए भी इन्हें पाकिस्तान छोड़ने की ऑफ़र की गई, जो इसने इंतहाई सख्त अल्फाज से ठुकरा दी और कह दिया कि मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत इसी मुल्क में है और मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। और ये भी पूछा कि मैं क्यों पाकिस्तान को छोड़ूँ, पाकिस्तान मेरा वतन है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं क्यों कर यहाँ से जाऊँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इस बात का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वो बाहर आ सकेंगे या नहीं। मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर बाहर आएंगे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक तदबीर हम करते हैं, एक तदबीर मुदब्बर आला करता है, और होता वही है जो मुदब्बर आला करता है। तो अल्लाह पाक तदबीर कर रहा है। डोनाल्ड लू की कांग्रेस में पेशी, 6 जजेस का ख़त, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़े, इंशाअल्लाह उसकी रिहाई का पेशखैमा साबित होंगे। लेकिन देखना यह है कि इस निज़ाम का धड़न तख्ता कब होता है। अब चलते हैं व्यूअर्स हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 6 जजेस के लिखे गए ख़त का मंतकी अंजाम क्या होगा। पाकिस्तानी अदलिया की जी हजूरी की तारीख बहुत पुरानी है। 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की तरफ से पहली कानून साज असम्बली की रेजोल्यूशन को जस्टिस मुनीर की तरफ से नज़रिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार देने से शुरू होने वाली ताबेदार और जी हजूर अदलिया भुट्टो की फांसी की सज़ा की पगडंडियों से गुजरती हुई 90 की दहाई में दाखिल होती है, जहां 10 साल में 3 बार असम्बलियां बर्खास्त की गईं और चौथी बार मार्शल लॉ लग गया और हर बार अदलिया ने जी हजूरी की मिसालें कायम की। मुशर्रफ दौर में प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी पीसीओ, जो उर्फ आम में पीसीओ कहलाया, इसने तो अदलिया के माथे पर न सिर्फ कालक मल दी बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर लगता है
عدلیہ کا چہرہ بالکل کالا کر کے رکھ دیا۔ ہمیشہ سے متنازع رہنے والی عدلیہ پر پھر بھی کچھ نہ کچھ عوامی اعتماد بہرحال باقی رہا، اور عوام عدلیہ کو بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کو اپنی آخری امید سمجھتی رہی۔ اسے عوام کی معصومیت سمجھیے یا بے بسی سے تعبیر کیجیے، یہ حقیقت ہے کہ افواج پاکستان کے رومانس کی حد تک محبت رکھنے والی عوام عدلیہ کو بھی ہزارہا نقائص کے باوجود اپنی آخری امید سمجھتی رہی اور اس پر اعتماد کیے رکھا۔ گو کہ اس دوران بے شمار ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی لیس ایول کے طور پر عوامی رومانس عدلیہ کے ساتھ بھی جاری رہا۔ اب دور آ جاتا ہے 2023 کا۔ 2022 کے اواخر اور 2023 کے اوائل میں ویورز نقاب آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہوتا ہے۔ فروری 2024 کے اختتام پر ہر چیز مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی تھی۔ دونوں بڑے ادارے اس عوامی رومانس سے یکسر محروم ہو گئے جو دہائیوں سے عوام کے دلوں پر راج کر رہا تھا۔ 2024 کے اوائل میں ہی عدلیہ کے اندر کی بے چینی استعفوں کی صورت میں نظر آنے لگی، اور بولنے والے عدلیہ کے اندر پائی جانے والی بے چینی اور مداخلت پر برملا چیخنے لگ گئے۔ اس پر میرے جیسے کم فہم اور ناقص العلم نے بھی لب کشائی کی، اور 13 جنوری اور 2 فروری کو 2 ویلاگز کیے، اور ججز کی بے بسی اور ان کی اندر کی کیفیت اور اذیت پر میں نے سوالات اٹھائے۔ مستعفی ہونے والے معزز جج صاحبان تو شاید وہ پریشر اور دباؤ برداشت نہ کر پائے، لیکن ان 6 ججز نے بالآخر بارش کا پہلا قطرہ بننے کی اپنے تئیں پوری کوشش کی۔ ناقدین نے، جن میں مسلم لیگ نون سر فہرست ہے، ان کے اس اقدام کو بھی معاف نہ کیا، لیکن یہ ڈاکومنٹ اب ایک حقیقت بن چکا ہے جو ان سب کے حلق میں ہڈی کی طرح اٹک کے رہ گیا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ویورز، سینئر ججوں نے اس خط کے لکھے جانے کو روکنے کی اپنی پوری کوشش کی، جس کی وجہ سے بعد ازاں ججز کی 27 مارچ کو میٹنگ میں جج صاحبان کے درمیان میں تلخی بھی پیدا ہوئی، لیکن اب سوائے تلخی کے کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس خط کے مطابق سب بڑے اور طاقتور بے نقاب ہوتے ہیں، اس لیے ٹیکنیکل طریقے سے چوروں سے ہی اس چوری کی واردات کی انکوائری کروانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یوں یہ معاملہ حکومت کے اختیار میں دے دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ ان 6 ججز کا نام تو خریداران یوسف میں لکھا جا چکا ہے، لیکن دوسری طرف اس گندے بدبودار نظام کے پروردہ کیا انکوائری کریں گے اور کیا کارروائی کریں گے، یہ بذات خود ایک مبہم صورتحال ہے، لیکن ماضی کی تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اسے ردی کی ٹوکری میں جاتا ہوا ہی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اگر نگران حکومت طاقتوروں کے آشیرواد سے 14 مئی کو انتخابات کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتی ہے، تو یہ ایک خط ان کے نزدیک محض کاغذ کے ٹکڑے کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔